हेलो पोपलूस, दिस इज योर आइस मेडियन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के वितान बुक का सबसे पहला पार्ट, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन वाई फियर व्हेन आई इज वेरी हियर। इस पार्ट का डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे और चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर। एक तक देखते हो वीडियो को तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। और हाँ, कमेंट एरिया में अपना अटेंडेंस दे देना कि मेरी पोपलू गैंग आ चुकी है अपने आयुष भैया से पढ़ने। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं मनोहर श्याम जोशी, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक। हेलो बच्चों, मैं हूं यशोधर, तुम्हारे इस पार्ट का सबसे मेन कैरेक्टर। और पूरा जो पार्ट है वो मेरे ऊपर ही है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, फिजिकल एजुकेशन के एंड इंग्लिश के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से, और एक भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हुए मैंने ये बताया है कि एक दिन यशोधर जी जब अपने काम को खत्म कर लेते हैं, फाइल्स को देख लेते हैं, तब वो अपने ऑफिस की घड़ी की तरफ देखते हैं और अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हैं। दोनों में 5 मिनट का फर्क था। वो कॉन्फिडेंट थे कि उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी एकदम सही है, क्योंकि वो डेली समाचार से मिलाया करते थे अपनी घड़ी के समय को। तो वो अब ऑफिस से बाहर निकलते समय अपने कर्मचारियों से मजाक करते हुए कहते हैं, आप लोगों की तरह ही ऑफिस की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए कर्मचारी जिसका नाम चड्डा था, उसने बदतमीजी से कहा, बड़े भाव आप अपनी खुद की घड़ी की तो हालत देख लीजिए, सही समय बताता है ना। यशोधर जी जो कि एक अच्छे सरकारी पोस्ट में थे, उन्होंने उसकी बदतमीजी को इग्नोर करते हुए कहा, मेरी ये घड़ी तो मिनट टू मिनट टाइम बताती है। अब चड्डा यशोधर जी की कलाई को पकड़ लेता है और थोड़ी सी और बदतमीजी करते हुए कहता है, ये तो बाबा आजम की घड़ी लग रही है भाव, अब डिजिटल ले लो, वो भी सस्ती में आ जाती है। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी और हम भी तो पुराने समय के लोग हैं, तो पुरानी ही घड़ी पहनेंगे ना, और ये घड़ी तो अभी भी राइट टाइम दिखाती है। ये इंसिडेंट यशोधर जी की पुरानी परंपराओं और मूल्यों की तरफ जुड़ाव को दिखाता है। वो बदलते समय के साथ नई चीजों को अपनाने में रुचि नहीं रखते थे। अब आगे के पार्ट में मैं उनके पुराने जीवन के बारे में बताता हूँ और कहता हूँ कि जब वो दिल्ली में नए नए आए थे काम को ढूंढने के लिए, तब उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा कम थी। उस समय एक व्यक्ति जिनका नाम किशन दा था, उन्होंने पंत जी की यानी कि यशोधर जी की बहुत मदद की। उन्हें रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए खाना भी दिया। फिर वो उन्हें काम भी दिलवाते हैं और फिर दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी करते हैं। आगे पार्ट में हमें ये बताया जाता है कि ऑफिस में बातचीत के दौरान ही सभी को ये पता चल जाता है कि यशोधर जी का ये 25वां सालगिरह है, यानी कि ये इनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सुनकर सेक्शन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो चड्डा था वो चपरासी को तुरंत बुलाता है और चाय बिस्किट पानी के इंतजाम में लगा देता है और पैसे पंत जी को यानी कि यशोधर जी को मांगता है। फिर यशोधर जी कहते हैं, अरे ये सब तो अंग्रेजों के चोचले हैं, हमारे समाज में ऐसी परंपरा नहीं है। ये बोलने के बाद वो केवल 10 रुपए निकालते हैं और चाय के लिए दे देते हैं। जो चड्डा होता है वो थोड़ा सा और फोर्स करता है कि 10 रुपए में क्या होगा, तो वो 2 और नोट निकालते हैं और बिस्किट का भी खर्च दे देते हैं। पैसे देने के बाद वो खुद दावत में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऑफिस के बाद चाय पानी करते हुए गप्पे लड़ाना ये समय की केवल बर्बादी है। उनकी आदत थी कि वो ऑफिस का काम खत्म करते थे, बस निकलते समय थोड़ा सा बात कर लेते थे सभी से और फिर घर की तरफ चले जाते थे। अब आगे के पार्ट में मैं उनके घर परिवार और उनकी सोच की झलक देता हूँ। पंत जी बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताते थे। वो पैदल ही ऑफिस जाया करते थे, क्योंकि उनके बच्चों और परिवार वालों को पसंद नहीं था कि वो साइकिल चला के ऑफिस जाए।
सभी उन्हें फोर्स करते हैं कि वो एक स्कूटर ले ले, लेकिन उन्हें ये सारी चीजें बेफिजूल की लगती थी। दफ्तर से लौटने के बाद वो बिरला मंदिर चले जाते थे और वहां बैठकर ध्यान करते थे और प्रवचन सुना करते थे। ये आदत उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा खलती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि यशोधर जी अभी बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं। यशोधर जी अपने परिवार वाले के इन बातों को इग्नोर करते थे और उनके लिए अनुशासन और सिद्धांत सबसे ज्यादा अहम था। अब आगे पार्ट में ये बताया गया कि यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तब रास्ते में वो ये देखते हैं कि जिस जगह उनके मित्र किशन दा का क्वार्टर था उस जगह पे अब बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी। ये बदलाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें कई बार अच्छी कॉलोनियों में घर मिल रहा था, लेकिन वो गोल मार्केट को कभी नहीं छोड़ते और अपने क्वार्टर को कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस जगह से कोई यादें जुड़ी होती है उस जगह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में उनकी पत्नी और बच्चों से उनका मतभेद बढ़ गया था, क्योंकि सभी बच्चे अब बड़े हो गए थे। एक बेटा विज्ञापन कंपनी में ऊंचे तनख्वाह पर काम कर रहा था, दूसरा आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, तीसरा पढ़ाई के लिए अमेरिका जा चुका था और एक बेटी जो थी वो भी जिद कर रही थी फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने के लिए। यशोधर जी अपने बच्चों की तरक्की पे बहुत खुश थे, लेकिन उनका ये मानना था कि इस आधुनिकता ने उनके घर में दूरियां बढ़ा दी है। उनकी पत्नी केवल बच्चों के ही पक्ष में रहती थी और उनकी पत्नी का ये शिकायत था कि जब नई नई शादी हुई थी और ज्वाइंट फैमिली था तो यशोधर जी ने कभी भी उनकी पत्नी का यानी कि उसका कभी साथ नहीं दिया और पुराने रीति रिवाज में हमेशा बांध कर रख दिया। तो अब वो केवल वही परंपरा निभाएगी जो सुविधाजनक हो। पत्नी और बच्चों से मतभेद होने के बाद यशोधर जी सोचा करते थे कि जैसे किशन दा ने अपना परिवार नहीं बसाया और अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया, काश उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। लेकिन फिर यशोधर जी ये भी देखते हैं और सोचते हैं कि किशन दा के परिवार ना होने के कारण उनका बुढ़ापा बहुत ज्यादा कष्टमय था। जब वो रिटायर हो गए तो उनके देखभाल के लिए कोई भी नहीं था और अकेलेपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। इससे यशोधर जी ये समझते हैं कि बच्चों का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वो अपनी मनमानी करे फिर भी। उन्हें अभी भी किशन दा की ये बात याद है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयानी लोग उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर में रहो और उसके बाद अपने गांव के पुश्तैनी मकान में जाकर रहो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और पैसे भी बहुत बचते हैं। यशोधर जी को रिश्तेदारों से जुड़े रहना अच्छा लगता था, लेकिन बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बेकार की चीज लगती थी। हद तो उस दिन हो गया जिस दिन कमाऊ बेटे ने साफ साफ ये बोल दिया कि बुआ को भेजने के लिए मैं कोई भी पैसे नहीं दूंगा। इसके रिप्लाई में यशोधर जी कहते हैं, अभी तुम्हारे बाप की इतनी हैसियत और प्रतिष्ठा है समाज में कि किसी से भी 100 रुपया अगर मांगू तो आराम से वो बिना सोचे समझे मुझे दे देगा। यशोधर जी का एक नारा, हमारा तो प्रतिष्ठा ही हमें विरासत में मिली है, ये नारा सुनकर उनकी बीवी बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उनकी बीवी का ये मानना था कि उनका देखा सुना तो कुछ नहीं है, बस वो किशन दा की बातें ही रिपीट करते रहते हैं। यशोधर जी उम्र के साथ धार्मिकता और बुजुर्गियत स्वाभाविक समझते हैं, जबकि पत्नी आधुनिक जीवन शैली ही अपनाना चाहती है। वो चाहते थे कि जैसे वो किसी भी चीज में अपने परिवार को रोक टोक नहीं करते हैं, वैसे ही परिवार वाले भी उनके जीवन में कोई भी रोक टोक ना करे। वो हमेशा मंदिर जाते थे और ध्यान करते हुए भी अपने परिवार की चिंता करते थे। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। हमेशा किशन दा यशोधर बाबू को सुबह सुबह उठाया करते थे और वॉक पे ले जाया करते थे, सैर पे ले जाया करते थे और कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यशोधर जी को जब भी कोई प्यार से भाव बोलता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। किशन दा के साथ बिताए हर एक पल यशोधर जी को बहुत अच्छे से याद थे। किशन दा के जाने के बाद यशोधर जी ने उनके परंपराओं को निभाने की बहुत कोशिश की। यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें भी समाज में सम्मानित बुजुर्ग की तरह देखा जाए, जैसे किशन दा को सब लोग रिस्पेक्ट देते थे। मगर अब तो समाज बदल चुका है और इवन बच्चे भी उनका वैल्यू नहीं करते थे, कुछ भी नहीं पूछते थे। बड़े बेटे के नौकरी लगने के बाद वो घर के खर्च में भी कंट्रीब्यूशन करने लगा और घर में अपना अधिकार जमाने लगा। कोई भी चीज वो खरीद के लाता था तो वो बोलता था मेरा टीवी मेरा फर्नीचर, ऐसे ही वो बोला करता था। ये सुनकर यशोधर जी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो सारी चीजें अपने मन में ही दबा के रखते थे। अब वो
अपने ऑफिस से निकलते हैं और क्वार्टर चले जाते हैं। पहली बार क्वार्टर पहुंचने के बाद उन्हें ये लगता है कि वो एक गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि उनके क्वार्टर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी थी, स्कूटर, बाइक और कार लगे थे। उसके साथ साथ उनके घर के बाहर भी बहुत अच्छी तरीके से सजावट की गई थी। ये सारी चीजें देखकर यशोधर जी सोच में पड़ गए कि आखिर मेरे क्वार्टर में हो क्या रहा है। यशोधर जी जब घर गए तो उन्होंने ये देखा कि उनकी पत्नी और बेटी मेहमानों को विदा कर रही थी। बेटी के आधुनिक कपड़े और उसका श्रृंगार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। घर में उनके कुछ रिश्तेदार आए थे और उनके बेटों के कुछ दोस्त आए हुए थे। अब उनका बेटा उन्हें देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, बाबा आप भी हद करते हो, अपने खुद के सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर कौन आता है? मेरे बॉस ने आपका कितना इंतजार किया और इंतजार करके वो चले भी गए। हमारे यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग की सेलिब्रेशन होने लगी? तभी उनका दूर का भांजा चिल्लाकर बोलता है, जब से आपका बेटा महीने के 1500 कमाने लगा है तब से। यशोधर जी को पार्टी नहीं पसंद आती है, क्योंकि पार्टी के बारे में कोई भी उनसे नहीं पूछता है, ना ही उनसे कोई भी सलाह लेता है। बच्चों और रिश्तेदारों के बहुत अनुरोध करने के बाद वो केक तो कट कर देते हैं, लेकिन उसे नहीं खाते हैं। वो बहाना बना देते हैं कि उन्हें संध्या पूजा में जाना है। फिर वो ये बोलकर संध्या पूजा में चले जाते हैं मंदिर, और मंदिर से तब तक नहीं लौटते हैं जब तक सारे मेहमान घर से नहीं चले जाते हैं। मेहमानों के चले जाने के बाद उनकी बीवी उन्हें मंदिर से बुलाती है। फिर वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाते हैं तो उनका जो बड़ा बेटा होता है वो उन्हें एक गिफ्ट देता है और बोलता है, पिताजी अब आप पुराने कपड़े पहनना छोड़ दीजिए और इस नए गाउन को पहनकर डेली सुबह दूध लेने चले जाइएगा। अपने मन में मैं उदास होते हुए ये सोचता हूँ कि काश मेरा बेटा मुझे गिफ्ट देने से अच्छा ये बोल देता कि कल से वो दूध लेने डेली चला जाएगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गुरु दक्षिणा में। उसके साथ साथ प्रीमियम नोट्स परचेज कर सकते हो, और हाँ कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, वहां मैं रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।